हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 33 ईयर्स के 1988 से लेकर नीट 2020 तक के। इस चैप्टर के अंदर टोटल 17 क्वेश्चन है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे अदर चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप अदर चैप्टर्स भी देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर NCERT बेस्ड फॉर नीट एग्जाम तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, यहाँ से मेनली आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्रेनियल नर्व से पूछे गए हैं। अब आपको बता दूं कि जो क्रेनियल नर्व्स वाला पार्ट है ये पुरानी NCERT, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो नई NCERT वो 2006 एडिशन है, उसके बाद से यही NCERT चल रही है। बट जो पुरानी NCERT होती थी उसमें क्रेनियल नर्व्स डिटेल में दी गई थी। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2005 से पहले के ही है, सभी क्रेनियल नर्व से जितने भी क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मैन एब्ड्यूसेंस नर्व इज इंजर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल अफेक्टेड। यानी यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स होती है अलग अलग, वहाँ पे एक एब्ड्यूसेंस नर्व है, ये किसका पार्ट है? क्रेनियल नर्व का पार्ट है। यहाँ पे ये बोला गया कि जो एब्ड्यूसेंस नर्व है वो क्या हो चुकी है? इंजर्ड हो चुकी है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है एब्ड्यूसेंस नर्व के द्वारा जो कि अफेक्ट हो सकता है। मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, मूवमेंट ऑफ द टंग, स्वेलोइंग या फिर मूवमेंट ऑफ द नेक। तो हमें बताना है कि एक्चुअल में कौन सी यहाँ पे मूवमेंट जो है या कौन सा फंक्शन जो वो अफेक्ट हो सकता है। तो एब्ड्यूसेंस नर्व जो है वो मूवमेंट ऑफ आई बॉल के अंदर काफ़ी मदद करती है। अगर यहाँ पर इसके अंदर कोई भी आपकी इंजरी होगी तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आई बॉल के अंदर अफेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ टंग की, तो मूवमेंट ऑफ टंग जो वो हाइपोग्लोसल जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो कंट्रोल करती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इंजरी टू वेगस नर्व, वेगस नर्व भी किसका पार्ट है? आपकी क्रेनियल नर्व्स का। वेगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। अगर वेगस नर्व के अंदर कोई इंजरी आए तो कौन सा ऐसी फंक्शन है जो अफेक्ट नहीं होगा? टंग मूवमेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट, पेनक्रियाटिक सीक्रेशन या फिर कार्डियक मूवमेंट। तो सिंपल है, आपको बताता है कि जो टंग मूवमेंट होती है वो हाइपोग्लोसल जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है उसके द्वारा अफेक्ट होता है। तो वेगस जो है ये चीज़ें तो अफेक्ट हो सकती है, बट टंग मूवमेंट तो हाइपोग्लोसल से लिंक्ड है, तो यहाँ पर इससे कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्रेनियल नर्व हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व्स है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस मिलेंगे? वेगस के अंदर, ट्राइजेमिनल के अंदर, फेशियल के अंदर या फिर नन ऑफ दीज। तो एक्चुअल में याद रखना, जो ट्राइजेमिनल नर्व्स होती है यहाँ पर इसमें टोटल 3 ब्रांचेज होती है। ओके, तो यहाँ पर ये हाईएस्ट ब्रांचेज होती है किसके अंदर? ट्राइजेमिनल नर्व्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस चीज़ को इंड्यूस करेगा? सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, हार्ट बीट, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो एक्चुअल में हार्ट बीट को जो है वो इंड्यूस करता है कौन? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेगस नर्व इज द क्रेनियल नर्व नंबरिंग। तो यहाँ पर जो है हमसे ये पूछा गया कि वेगस नर्व जो होती है, टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, उसमें से जो वेगस नर्व है वो कौन से नंबर पर आती है क्रेनियल नर्व्स के अंदर? 7th नंबर की, 5th नंबर की, 10th की या फिर 9th की। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, जो वेगस नर्व होती है वो 10th क्रेनियल नर्व्स होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आपको फिर बता दूं कि यहाँ पे 2005 के बाद कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है नीट के अंदर, तो इतना ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर MTG बुक के अंदर ये सब कुछ दिए हुए हैं तो हम इसीलिए डिस्कस भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय विच नर्वस सिस्टम एंड ऑफ व्हाट टाइप द ब्लड इज सप्लाइड इनटू द विसरल ऑर्गन। यानी कौन सा नर्वस सिस्टम, ओके, और किस तरह से वहाँ पे क्या टाइप होता है मूवमेंट का, ब्लड सप्लाई का विसरल ऑर्गन के अंदर, कौन कौन से नर्वस सिस्टम वहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं और किस टाइप की मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे बोला गया बोथ SNS एंड PNS इनवॉलेंट्री, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री। यहाँ पे पूछा गया SNS है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, PNS यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या ये दोनों है? और इनवॉलेंट्री होता है क्या पैरासिम्पैथेटिक केवल यहाँ पे रोल प्ले करता है? इनवॉलेंट्री होता है क्या सिंपैथेटिक केवल रोल प्ले करता है? इनवॉलेंट्री होता है या वॉलेंट्री होता है? तो ये हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई विसरल ऑर्गन के अंदर टाइम पे जो है बोथ SNS एंड PNS दोनों अपना रोल प्ले करते हैं, और ये पूरी मूवमेंट कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 है,
द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन मैमल्स अराइज फ्रॉम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है मैमल्स के अंदर वो कहाँ से अराइज होते हैं? सैक्रल नर्व से, थर्ड, सेवन, नाइन्थ है 10th क्रेनियल नर्व से, थोरेसो लंबर नर्व से, या फिर सर्वाइकल नर्व से। तो यहाँ पर ये जो अराइज होता है वो थोरेको लंबर नर्व से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो अराइज होता है, याद रखना ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, एफेरेंट नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्स फ्रॉम। जो एफेरेंट नर्व फाइबर होता है, दो तरह के नर्व फाइबर होते हैं, एक एफेरेंट और एक इफिरेंट। तो हमसे पूछा गया कि जो एफेरेंट नर्व फाइबर होता है वो इम्पल्स को कैसे कैरी करता है? इफेक्टर ऑर्गन टू सीएनएस, क्या वो इफेक्टर ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाता है, या फिर वो रिसेप्टर टू सीएनएस लेके तक जाता है, या फिर सीएनएस टू रिसेप्टर, या फिर सीएनएस टू मसल्स। तो जो आपका एफेरेंट नर्व फाइबर होता है वो रिसेप्टर से सीएनएस तक सिग्नल को लेके जाता है, और इफेरेंट जो होता है वो सीएनएस से वापस लाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमसे वापस पूछा गया वेगस नर्व इज, वेगस नर्व कौन सी नर्व है? 10th है, 9th है, 7th है, या फिर 5th है? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। वेगस नर्व आपकी कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व 10th नर्व से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन कौन सा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स, स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ प्यूपिल। तो आप याद रहे, जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है वो किसका फंक्शन है? वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, बाकी आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स कैन रेगुलेट द हार्ट बीट। हार्ट बीट को कौन सी रेगुलेट करता है? तो सिंपल है, जो वेगस नर्व होता है वो उसको रेगुलेट करता है, और वो कौन सी क्रेनियल नर्व है? 10th क्रेनियल नर्व है। तुम्हारे यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी वेगस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, बट वो भी काफ़ी पुराने थे। 2005 के पहले पहले सब क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद में जो नई एनसीईआरटी आने के बाद अभी तक क्रेनियल नर्व से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पे नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निसल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पे जो निसल्स बॉडी होती है, जिसे निसल्स ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, वो मेनली किस चीज़ से कंपोज होती है, किससे बनती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से, डीएनए एंड आरएनए से, न्यूक्लिक एसिड एससीआर से, फ्री राइबोसोम एंड आरईआर से। तो आपकी जो यहाँ पर मेनली निसल बॉडीज होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है नर्व सेल के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है? फ्री राइबोसोम एंड आरईआर जो होते हैं उसी से निसल्स बॉडी बनती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, माइलिन सीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो माइलिन सीथ्स होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? एस्ट्रोसाइट एंड सेक्वन सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट, सेक्वन सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो हमने ये तो पढ़ा एनसीईआरटी में, सेक्वन सेल जो होते हैं वो माइलिन सीथ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल्स होते हैं वो भी माइलिन सीथ को प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन। जो रिसेप्टर साइट होती है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, टिप्स ऑफ एक्सोन पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, या फिर मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल। तो आपकी ये प्योर एनसीईआरटी की लाइन है, रिसेप्टर जो होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ में पूछा गया है, द मोस्ट एब्यूडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज। इंट्रा सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कैटाइन मिलता है? हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, या फिर कैल्शियम। तो आपको याद रखना है, मोस्ट एविडेंट इंट्रा सेलुलर कैटाइन कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि हमारा डायग्राम बेस दिया गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ए डायग्राम शो एक्सोन, टर्मिनल एंड साइनेप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्टली एटलीस्ट 2 पार्ट। यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्ट दिए गए हैं, और हमसे पूछा गया कि करेक्टली क्या होगा। जो बी है वो एक्चुअल में आपका साइनेप्सिस है, या फिर आप बोल सकते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये क्लियर है। सी जो है वो आपका साइनेप्टिकल वेसिकल्स है, ए जो है वो आपके रिसेप्टर्स हैं, और जो आपके डी है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि ए जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, जी नहीं, ए तो यहाँ पर क्या है? रिसेप्टर है, ये तो गलत हो जाएगा। सी में बोला गया न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी जो वो साइनेप्टिकल वेसिकल्स है। ओके, ए में बोला गया रिसेप्टर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सी में बोला गया साइनेप्टिकल वेसिकल्स है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डी में बोला गया बी साइनेप्टिक कनेक्शन, और डी पोटेशियम, ऐसा नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा करेक्ट जो बिल्कुल दिया हुआ है वो ऑप्शन सी दिया गया है, रिसेप्टर एंड साइनेप्टिकल वेसिकल बिल्कुल करेक्ट बताए गए हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारा वापस से जो है वही वापस सेम उसी टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछा गया, बट कर्नाटका स्टेट जो नीट 2013 में हुआ था वही डायग्राम बेस्ड है। द फिगर शो एन एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेबल। A to D हमें बताना है, वही वापस A B C D करके वापस दिया गया। यहाँ पर ए जो है वो क्या है हमारा, वो बिल्कुल एक्सोन टर्मिनल, जहाँ ये एक्सोन टर्मिनल है। डी हमारे यहाँ पर क्या है, साइनेप्टिकल वेसिकल्स है। बी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है और सी यहाँ पर क्या है, हमारे रिसेप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की, यहाँ पे बोला गया ए एक्शन पोटेंशियल है, जी नहीं, वो एक्सोन टर्मिनल है। ओके, बी में बोला गया है न्यूरोट्रांसमीटर, ये बिल्कुल सही है। डी में बोला गया रिसेप्टर कैप्सूल है, जी नहीं, वो आपके साइनेप्टिकल वेसिकल्स है। ओके, सी में बोला गया रिसेप्टर, ये बिल्कुल सही है। डी में बोला गया साइनेप्टिकल वेसिकल्स है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ओके, ये एक्सोनिन टर्मिनल, ये बिल्कुल सही है, बट ये सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट, अगर एक न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेट पे है, दैट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, अगर वो अभी कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है तो एक्सोन मेम्ब्रेन क्या करेगी, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू पोटेशियम, इक्वल परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, इम्परमिएबल टू बोथ सोडियम पोटेशियम आयन, या फिर कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। जब वो कोई भी कंडक्शन नहीं करवा रही है उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम क्या होता है, ना ना ना, इम्परमिएबल होती है, नियरली इम्परमिएबल होती है किसके लिए, Na ना, यानी सोडियम आयन के लिए, और मोर परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, एल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, जो एल्जाइमर डिजीज़ है वो ह्यूमंस में एसोसिएटेड है किस चीज़ की डेफिशिएंसी से, यानी किस चीज़ की कमी हो सकती है एल्जाइमर डिजीज़ के अंदर, ग्लूटामिक एसिड की, एसिटाइल कोलाइन की, गामा एमाइनो ब्यूटाइक एसिड यानी गाबा की, या फिर डोपामिन की। तो सिंपल है, जो आपकी एल्जाइमर डिजीज़ होती है वो एक्चुअल में न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है उसका काफ़ी लॉस हो जाता है। वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, वो होती है एसिटाइल कोलाइन की डेफिशिएंसी से, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, तो नर्व इम्पल्स के अंदर जब प्रोपोगेशन होता है तो एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे पूछा गया एक्शन पोटेंशियल जो है वो रिजल्ट किसकी मूवमेंट से होता है। ऑप्शन ए दिया गया पोटेशियम आयंस फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बी दिया गया सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सी दिया गया पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या फिर डी दिया गया सोडियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो एक्चुअल में जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो क्या होता है, तो वहां पर क्या होता है, जो सोडियम आयन है उसका रैपिड इन्फ्लक्स होता है। इन्फ्लक्स का क्या मतलब होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ वो आता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, किस टाइम, एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स, ओके, ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स, तो ए नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नर्व इम्पल्स के टाइम पे पूछा गया है, किसके टाइम पे, नर्व इम्पल्स में पोटेंशियल ऑन द इनर साइड, इनर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनसाइड है उसमें चार्ज कैसा होता है, ये हमसे पूछा गया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होगा। First positive, then negative, continues to be negative. First negative, then positive, and continue to be positive. First positive, then negative, and again back to positive. First negative, then positive, and again back to negative. तो सिंपल है, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट जहाँ पे होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये दो ऑप्शन तो चले गए। देन क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। ओके, क्लियर है। उसके बाद कंटिन्यू पॉजिटिव नहीं रहता, अगेन बैक टू नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। हमसे इनर साइड पूछा है, अगर आउटर साइड पूछते तो इसका ऑपोजिट होता, फर्स्ट पॉजिटिव होता है, देन नेगेटिव, देन अगेन बैक टू पॉजिटिव, तो हमारा सी होता है। बट हमसे इनर साइड में पूछा है तो यहाँ पे सी आंसर जो वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करती है। कोर्टिसोन, एसिटाइल कोलाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो कोर्टिसोन कभी भी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करती है, अदर चीज जो वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, पार्किंसन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीमरस एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्स is caused by degeneration of brain neurons
दैट आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो पार्किंसन डिजीज जो होती है उसके अंदर जो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं उसके डीजनरेट होती है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कौन सी तरह यूज होगा, एसिटाइल कोलाइन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन या फिर गाबा। तो हमें याद रखना है यहाँ पर जो डोपामिन होता है वो यहाँ पर इस तरह क्या किस तरह वर्क करता है, वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है पार्किंसन का वो किसका होता है, डोपामिन का रोल होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। In the resting state of the neural membrane, diffusion due to the concentration gradient if allowed would drive। अगर रेस्टिंग स्टेज पे हम ये बोल दें कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे है उसी हिसाब से डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अगर हम कह दें तो डिफ्यूजन कैसा होगा, क्या पोटेशियम इनटू द सेल जाएगा, क्या पोटेशियम एंड सोडियम आउट ऑफ द सेल जाएंगे, क्या सोडियम इनटू द सेल जाएगा या फिर सोडियम आउट ऑफ द सेल जाएगा। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है आउटर में। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है तो रैपिड इन्फ्लक्स होता है क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा होता है बाहर। तो अगर हम सिंपल भी रख दें तो सोडियम आउटसाइड जो ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सोडियम जो वो आउटसाइड से इनटू द सेल आने लगेगा अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो भी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, वट यूज टू बी डिस्क्राइब्ड एज निसल ग्रेन्यूल इन ए नर्व सेल आर नॉन आइडेंटिफाइड एज। जो निसल ग्रेन्यूल्स होती है ओके जो नर्व सेल के अंदर, उसको हम आज किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, सेल मेटाबोलाइट्स की तरह, फैट ग्रेन्यूल, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो एक तरह से राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द नोड ऑफ रेनवियर ऑफ द नर्व। हमसे करेक्ट बताई है नोड ऑफ रेनवियर के लिए कौन सी बिल्कुल करेक्ट है। न्यूरोलेमा इज डिसकंटिन्यूस, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूस, बोथ न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूस या फिर कवर्ड बाय माइलिन शीथ। तो नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूस होती है, न्यूरोलेमा नहीं। जहाँ पे माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूस होती है वहाँ पर क्या होता है, आपका नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है। तो यह बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ। तो एक्सोलेमा में डीपोलराइजेशन जो नर्व कंडक्शन टाइम में किसकी वजह से होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउट अक्रॉस द एक्सोलेमा, सोडियम मूव इनसाइड एंड पोटेशियम मूव मोर आउटसाइड, मोर सोडियम आउटसाइड या फिर नन ऑफ दीज। तो सिंपल से याद रखना होता क्या है, जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है डीपोलराइजेशन होता है तो सोडियम इनसाइड की तरफ मूव करते हैं, पोटेशियम आउटसाइड की तरफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। तो जो जंक्शन होता है एक न्यूरॉन के एक्सोन में और दूसरे के डेंड्राइट में, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ब्रिज बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, साइनेप्स बोला जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट किसको बोला जाता है, न्यूरॉन्स को, माइलिन शीथ को, एक्सोन को या फिर डेंड्राइट को। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है, नर्व टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द निसल ग्रेन्यूल ऑफ नर्व सेल आर मेड अप ऑफ। जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं नर्व सेल के अंदर वो किससे मिलकर बनती है, डीएनए से, आरएनए से, राइबोसोम से, प्रोटीन से। तो सिंपल आपका आंसर आ जाना चाहिए किससे, राइबोसोम से मिलकर बनती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो कि नीट 2019 में आ चुका है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा पार्ट जो वो रिस्पॉन्सिबल है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस जो है वो किसके लिए जो है, टेम्परेचर के लिए, रेगुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 32 है, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर विद इट्स फंक्शन। यानी इनकरेक्ट बताना है कि उसका फंक्शन कौन सा नहीं है, बाकी सभी का जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह फंक्शन वगैरह है। मेडुला ओब्लोगांटा में बोला गया कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। बी लिम्बिक सिस्टम में बोला गया कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। सी बोला गया हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। डी बोला गया कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो हमें बताना है कि इनकरेक्टली मैच कौन सा है। तो इनकरेक्टली में सिंपल आपका आ जाएगा लिम्बिक सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं सेरिब्रम के और डाइसेंफेनोल के, वो बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम को और क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं।
ओके और इसका फंक्शन ये नहीं है कि कंसिस्ट ऑफ फाइबर टेक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ, ये इसका लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है, वो तो इमोशनल कंट्रोल बिहेवियर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इसका फंक्शन नहीं है। तुम्हारा जो इनकरेक्टली मैच है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर विद इट्स फंक्शन, यहाँ पर भी हमसे इनकरेक्ट पूछा गया कि कौन सा इसका फंक्शन नहीं है बट दिया हुआ है। ओके कॉर्पस कैलोसम कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रल कॉर्टिकल, सेरिब्रम में बोला गया कैलकुलेशन कंसेप्चुअल, सी मेडुला ओब्लोंगेटा में बोला गया होम्योस्टैटिक कंट्रोल एंड डी सेरिबेलम में बोला गया लैंग्वेज कंप्रेशन। अब आपको याद रखना है कि जो लैंग्वेज कंप्रेशन होता है वो फंक्शन होता है सेरिब्रम का, लैंग्वेज कंप्रेशन जो होता है वो कभी भी सेरिबेलम का फंक्शन नहीं है, ये किसका फंक्शन है, सेरिब्रम का है, तो ये इनकरेक्टली मैच है विद इट्स फंक्शन। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, अगर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई इंजरी आई तो उससे क्या चीज़ अफेक्ट होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग या फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो मेनली हाइपोथैलेमस सबसे ज़्यादा किस में रोल प्ले करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, तो ये चीज़ अफेक्ट होगी तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया A sagittal section of the human brain is shown in here. Identify the list two label A to D. A to D बताना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ है। ओके ए हमारे यहाँ पे क्या दिया गया, सेरिब्रम दिया गया, बी क्या दिया गया यहाँ पर आपका मिड ब्रेन दिया गया है, ओके हाइपोथैलेमस या थैलेमस बोल सकते हो आपको, सी यहाँ पे पोन्स दिया गया, डी यहाँ पर सेरिबेलम दिया गया है। ओके तो यहाँ पर ओ में बोला गया कि सी मिड ब्रेन है, जी नहीं सी मिड ब्रेन नहीं है, डी सेरिबेलम, ये भी तो बिल्कुल करेक्ट है। ए बोला गया सेरिब्रम सही है, सी बोला गया पोन्स सही है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आना चाहिए वो आएगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। बट फिर भी आगे अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया बी कॉर्पस कैलोसम, जी कॉर्पस कैलोसम नहीं है, डी मेडुला, मेडुला भी नहीं है, वो सेरिबेलम है। ए बोला गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सही है, बट बी बोला गया कि सेरिबेलम है, जी नहीं वो तो डी सेरिबेलम है, ये भी गलत हो गया। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कॉम्प्रोमाइज थ्री पार्ट्स वन ऑफ विच इज, हाइंड ब्रेन के अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक पार्ट कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड है, कॉर्पस कैलोसम है, सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, तो सेरिबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग एंड कंटेंट इज, बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन सा कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, पोन्स, सेरिबेलम, थैलेमस तो काफ़ी बार कर चुके हैं, हाइपोथैलेमस हमेशा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ईटिंग और ड्रिंकिंग को भी। ओके क्वेश्चन नंबर 38 है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कौन सा कंसर्न होगा, सेरिबेलम, सेरिबरम, हाइपोथैलेमस, मेडुला, तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाना चाहिए कौन सा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 है थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, थर्ड वेंट्रिकल, एक्चुअल में आप 4 वेंट्रिकल दिए होते हैं ब्रेन के अंदर, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया थर्ड कौन सा होता है, मेटासील, राइनोसील, पैरासील, डायोसील, 1990 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है। ओके तो यहाँ पे जो 4 वेंट्रिकल होते हैं उसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा राइनोसील, राइनोसील को फर्स्ट वेंट्रिकल बोला जाता है, जो पैरासील होता है उसको हम सेकंड वेंट्रासील बोलते हैं, क्लियर है, जो डायोसील होता है उसको हम थर्ड बोलते हैं और जो मेटासील होता है उसको हम फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। तो हमसे थर्ड वेंट्रिकल पूछा गया वो तो हो जाएगा डायोसील, अगर फर्स्ट पूछा जाता तो राइनोसील, सेकंड पूछा जाता तो पैरासील, फोर्थ पूछा जाता तो मेटासील, तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड के लिए वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो यहाँ पे किस चीज़ का लॉस हो जाएगा, कमिश्र इम्पल्सिस का, इंटीग्रेशन इम्पल्सिस का, सेंसरी इम्पल्सिस का, या फिर वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स का। तो यहाँ पर जो है वो वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस का कौन सा एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, स्वेलोइंग फूड, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन, या फिर नी जर्क रिफ्लेक्शन। तो पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होती है वो एएनएस का जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 42 में पूछा गया आइवन पेवलोव परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन, जो आइवन पेवलोव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, सिंपल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स, कार्डियक रिफ्लेक्स, या फिर ओरिजिन, तो उन्होंने जो है वो कंडीशनल रिफ्लेक्स के ऊपर वर्क किया था, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। एक्चुअल में अगर किसी ने सुन रखा होगा कि वो बॉल
ठीक है, एक बेल लेते थे और वो डॉग को जब भी फूड करते थे वो बेल बजाते थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो फूड देना बंद कर दिया, फिर भी उसको बेल बजाते थे तो वो फूड डॉग को लगता था कि ऐसे फूड आएगा, वो चीज़ें सब कुछ, तो वो कंडीशनल रिफ्लेक्स के अंदर आती थी, वो सब कुछ किया था इन्होंने। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा जो है वो 43 है और यहाँ पर हमें बताना है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग कॉलम करना है, ऑर्गन ऑफ कोटाई, कोक्लिया, यूस्टेकियन ट्यूब एंड स्टेपस। ओके, और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई की। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो होता है वो लोकेटेड होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट हम बात करें कोक्लिया की, तो ये कोइल्ड पार्ट होता है लेबिरेंथ का। ओके, यूस्टेकियन ट्यूब की बात करें तो ये कनेक्ट करता है मिडल ईयर को फेरिंग्स के साथ में। और अगर हम स्टेप्स की बात करें तो ये यहाँ पर जो ईयर ओसिकल स्टेप्स होती है उसके अंदर अटैच होती है ओवल विंडो से। तो ए जो है वो फोर्थ के साथ जाएगा, बी सेकंड के साथ, सी हमारा फर्स्ट के साथ एंड डी जो है वो हमारा जाएगा थर्ड के साथ। तो ऐसा ऑप्शन ले लेते हैं, ए जो है वो हमारा जाना चाहिए फोर्थ के साथ, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास। बी सेकंड के साथ, सी फर्स्ट और डी थर्ड के साथ हमारा जा रहा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी। और ये नीट 2020 प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। Cornea is an external, transparent, and a protective proteinous covering of the eyeball. Cornea consists of dense connective tissue of the elastin and can repair itself. Cornea is convex, transparent layer which is highly vascularized. तो हमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। तो एक्चुअली में कॉर्निया जो होता है उसमें डेंस मैट्रिक्स होते हैं कोलेजन के और मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन होता है आई का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ऑप्शन दिया गया एन एक्शन पोटेंशियल इन एन एक्सोन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इट इज इन ए रिफ्रैक्टरी फेज। बी बोला गया है रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ऑफ द हेयर सेल ऑफ कोक्लिया रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। सी बोला गया रोड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू द डे लाइट विजन। एंड डी बोला गया इन द नी जर्क रिफ्लेक्शन स्टिमुलेट द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल एंड रिस्पॉन्स इन इट्स कॉन्ट्रैक्शन। रोड्स जो होते हैं वो नाइट विजन के अंदर काम करते हैं, डे विजन के अंदर जो आपके कोन्स वर्क करते हैं। ओके, और वहाँ पर वो कलरफुल सेंसिटिव ज़्यादा कोन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ये एक इनकरेक्ट है क्योंकि डे लाइट विजन रोड्स नहीं कोन्स देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है। बेसिलर मेम्ब्रेन, ओटोलिथ, हेयर सेल, ऑर्गन ऑफ कोटाई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, मैकुला, क्रिस्टा एम्पुलरीज या फिर मैकुला। तो क्रिस्टा एम्पुलरीज एंड मैकुला जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 47। यहाँ पे पूछा गया था ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय। तो जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है वो ह्यूमन आई के अंदर वहीं पे उसी प्लेस पे कौन हेल्ड रखता है, उसको कौन रखता है वहीं पे उसी पोजीशन पे। लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी, लिगामेंट अटैच टू द आइरिस, स्मूथ मसल अटैच टू द आइरिस या फिर स्मूथ मसल अटैच टू द सिलियरी बॉडी। तो सिंपल आप याद रखिए जो लिगामेंट्स होते हैं जो कि सिलियरी बॉडी के साथ अटैच होते हैं वो उस लेंस को उसी पोजिशन पे रखते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पे हमें बताना है गुड विजन डिपेंड ऑन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। यानी अच्छी विजन के लिए हमें कैरोटीन रिच फूड लेने चाहिए। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें बताना है कि बिल्कुल करेक्ट यानी बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी हो सकती है। यहाँ पर बेस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है। विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन। सेकंड बोला गया है द फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट। सी बोला गया रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। एंड फोर्थ बोला गया रेटिनल इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट। तो सिंपल सा हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले देखिए रेटिनल लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट के लिए नहीं है। रोडोप्सिन ओके जो अभी पढ़ा था वो रेड जो आपके होते हैं रोड्स उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती है विजुअल के लिए, वो रेटिनल नहीं होता वहाँ पे रोडोप्सिन। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है।
ओके, रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। द फोटो पिगमेंट आर इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, ये भी इनकरेक्ट है। विटामिन ए इज डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ कैरोटीन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ एंड जो हमारी सेकंड है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 48 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 49। क्वेश्चन 49 में हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए है नोकिस्टेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्रेशर, बी बोला गया मेजिनर्स कॉर्पुस्कल्स आर थर्मोरिसेप्टर, सी बोला गया फोटो रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपर पोलराइज्ड इन द रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस, एंड डी बोला गया रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल। करेक्ट बताना है। तो एक्चुअल में जो फोटो रिसेप्टर होते हैं, अगर बहुत ही डार्कनेस है तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाता है ह्यूमन आई के अंदर, और अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है तो वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं ह्यूमन आई के अंदर वो किससे मिलकर बनते हैं? ऑप्शन रेटिनोल, ट्रांसड्यूशन एंड रेटिनिन, ग्वेनोसाइन एंड रेटिनोल, ऑप्शन एंड रेटिनल। तो एल्कोहल वहाँ पे नहीं, रेटिनोल नहीं होता, वहाँ पे एल्डिहाइड होता है ग्रुप, तो रेटिनोल वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑप्शन होता है ओके करेक्ट, बट वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, रेटिनल होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन एंड रेटिनल होता है, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है इन मेमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर, फोविया जो विजुअल सेंटर होता है विजुअल फील्ड का, वहां पर क्या चीज मिलती है? फोविया के अंदर पूछा है। ओनली रोड्स आर प्रेजेंट, मोर रोड्स देन कोन्स आर फाउंड, हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर बट हैज नो रोड्स, एंड द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। तो एक्चुअल में जो फोविया होता है वहां पर हाई डेंसिटी होती है कोन्स की, बट वहां पर रोड्स नहीं होते, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 52 ए जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस, बिकॉज एक जिम्नास्ट जो होता है वहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस है फिर भी वो अपनी बॉडी का बैलेंस बना सकता है, किसकी वजह से? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कोटाई, कोक्लिया, वेस्टिबुलर एपरेचस। तो यहाँ पर सिंपल सा याद रखें कि यहाँ पर वेस्टिबुलर एपरेचस जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है वापिस से। रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटोपिगमेंट, इन रेटिना द रोड्स हैव द फोटोपिगमेंट रोडोप्सिन व्हाइल द कोन्स हैव द डिफरेंट रीजन फोटोपिगमेंट्स। सी बोला गया रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, एंड डी बोला गया रोडोप्सिन इज द पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन द रोड्स ओनली। काफ़ी बार पढ़ चुके, रेटिनल जो है वो डेरिवेटिव है विटामिन ए का, नोट है विटामिन सी का, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है और हमसे वही पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 54 और यहाँ पे बोला गया पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट्स लेबल ए बी सी डी ऑफ द ह्यूमन आई आर शोन इन द डायग्राम, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन अलॉन्ग विद फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमें ह्यूमन आई का डायग्राम दिया गया और करेक्टर बताने हैं यहाँ पर, ओके, और उसके फंक्शन बताने जो बिल्कुल करेक्ट हो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बात करें ए जो है यहाँ पर, ए आपका रेटिना है, याद रहे ए आपका क्या है? रेटिना है, ये तो यहाँ पे सही दिया हुआ है। बी जो है यहाँ पर वो ब्लाइंड स्पॉट है, ये बी ब्लाइंड स्पॉट भी बिल्कुल सही दिया गया है। ओके, जो आपका सी है, सी यहाँ पर एक्वस चैम्बर है, ओके, एक्वस ह्यूमर है, ओके, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो डी है, डी यहाँ पे स्क्लेरा है, ओके, और यहाँ पे कोरोइड दी गई है, ये क्लियर हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो हमसे करेक्ट पूछा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये तो गलत हो गया क्योंकि डी जो वो स्क्लेरा है, कोरोइड नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जो चीज़ें दी गई ये तो बिल्कुल सही दी गई, बट अब इनके फंक्शन देखने की बिल्कुल फंक्शन कौन से सही है। एक्वस चैम्बर का बोला गया है रिफ्लेक्ट द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि लेंस से पास नहीं होती है, एक्वस चैम्बर का ये काम है जी नहीं। रेटिना कंटेन फोटो रिसेप्टर रोड्स एंड कोन, रेटिना के ऊपर फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, तो ये कहीं से कहीं तक बिल्कुल सही स्टेटमेंट लगती है। और ब्लाइंड स्पॉट हैज ओनली ए फ्यू रोड्स एंड कोन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्ले नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इन अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ह्यूमन ईयर के अंदर वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर उसका हियरिंग में ज़्यादा रोल नहीं है बट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है?
यूस्टेकियन ट्यूब, ऑर्गन ऑफ कोटाई, वेस्टिबुलर अपरेचस या फिर ईयर ओसिकल। तो यहाँ पर जो आपकी वेस्टिबुलर अपरेचस होती है वो बैलेंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करती है, बट हियरिंग के अंदर उसका कोई खास रोल नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन बोला गया सेलेक्ट द आंसर विद करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल करेक्ट बताना है जिसका स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन बिल्कुल करेक्ट हो, तीनों बिल्कुल सही हो। ए दिया गया कि यूस्टेकियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर इक्वलाइज एयर प्रेशर और आइदर साइड ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बी बोला गया सेरिबेलम मिड ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। सबसे पहले यूस्टेकियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर का एंटीरियर पार्ट ये नहीं होता है। ओके, ये मिडल के अंदर आ जाता है जहाँ पे हमारे पास जो है वो आपके ओसिकल्स भी होते हैं, ईयर ओसिकल्स वहीं पे ही होता है ये। तो ये इंटरनल ईयर ये बिल्कुल गलत है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का नहीं है, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर आज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी। ब्लाइंड स्पॉट नियर द प्लेस वेयर ऑप्टिक नर्व व्हील्स, ये बिल्कुल सही है। रोड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट, डी नहीं। ओके, यहाँ पे रोड्स कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच विद देयर करेक्टेड डिस्क्रिप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्टली मैच है। टीबिया एंड फिबुला बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ द नी जॉइंट, कार्टिलेज एंड कॉर्निया नो ब्लड सप्लाई बट डू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी नीड, शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, प्री मोलर एंड मोलर 20 इन ऑल एंड 3 रूटेड। ओके, हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि बिल्कुल करेक्ट बताइए। तो कार्टिलेज और कॉर्निया होता है, वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, बट फिर भी उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेटरी नीड के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पे बोला गया कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज, जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है वो बहुत रेयर चांस होती है रिजेक्ट होता है, ऑलमोस्ट कभी रिजेक्ट होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? इट इज कंपोज्ड ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सेल, इट इज नॉन लिविंग लेयर, इट सेल आर लीस्ट पेनिट्रेटेड बाय बैक्टीरिया, इट हैज नो ब्लड सप्लाई। तो एक्चुअल में कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए रिजेक्ट होने के चांस बहुत कम है। तो आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पे बोला गया गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंगल लोब ऑफ द ह्यूमन कोक्लिया। कोक्लिया का डायग्राम दिया गया, एनसीईआरटी बेस थोड़ा सा चेंज किया गया, और हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द 3 डिफरेंट पार्ट। तो करेक्टली कौन से रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए की। जो ए होता है वो पेरीलिम्फ होता है, ए पेरीलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ नहीं होता है। ए क्या होगा? पेरीलिम्फ होगा। बी क्या होगी? आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगी, बी क्या होगी? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगी यहाँ पर। सी जो है वो एंडोलिम्फ कहलाएगा, सी क्या कहलाएगा? एंडोलिम्फ। और डी जो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? सेंसरी हेयर सेल्स यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, तो सेंसरी हेयर सेल ये सही है, बट एंडोलिम्फ नहीं होता है। ये ऑप्शन ए था। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं। यहाँ पे ए में बोला गया पेरीलिम्फ, ये बिल्कुल सही है। बी बोला गया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही है। सी में बोला गया एंडोलिम्फ, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। बी में बोला गया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही है। सी में बोला गया पेरीलिम्फ, जी नहीं, वो एंडोलिम्फ होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन डी। सी में बोला गया एंडोलिम्फ, ये बिल्कुल सही है। डी बोला गया सेंसरी हेयर सेल, ये भी बिल्कुल सही है। ए सीरम, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें सही बताई गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 60 है। यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रोड्स एंड कोन्स ऑफ अवर रेटिना। रोड्स एंड कोन्स के बीच में बिल्कुल करेक्ट जो डिफरेंस है वो कौन सा है? ओवरऑल फंक्शन के बारे में बात किया गया, रोड्स एंड कोन्स में यहाँ पे लिखा गया। पहले ओवरऑल फंक्शन में बोला गया विजन इज पुअर, कलर विजन एंड डिटेल विजन इन ब्राइट लाइट। डिस्ट्रीब्यूशन में बोला गया कि जो रोड्स होते हैं वो मोर कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ रेटिना होते हैं, और कोन्स में बोला गया इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल ओवर रेटिना। विजुअल एक्यूटी में रोड्स के लिए बोला गया हाई बोला गया, कोन्स के लिए लो बोला गया। विजुअल पिगमेंट कंटेंट यहाँ पे आयोडोप्सिन बोला गया, यहाँ पे रोडोप्सिन बोला गया, ये इंटरचेंज, ये गलत लिखा गया। यहाँ पर लो और यहाँ पर हाई, ये भी इनकरेक्ट लिखा गया। ये मोर कंसंट्रेटेड नहीं होता, ये होता है, और ये वाले डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी इनकरेक्ट है। ओवरऑल फंक्शन विजन इन पुअर लाइट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपको नाइट के अंदर देखने में मदद करते हैं रोड्स, और कौन सा आपको कलर विजन में मदद करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 61। बाउमेन्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द, बाउमेन ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के अंदर आप बाउमेन जो है वो कैप्सूल पढ़ते हो।
बट हम बात कर रहे हैं बाउमेन ग्लैंड की। बाउमेन ग्लैंड को ओल्फैक्टरी रिसेप्टर भी बोला जाता है। कौन सा? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये याद रखना। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर को ही हम क्या बोलते हैं? बाउमेन ग्लैंड बोलते हैं। ओके, लोकेटेड इन द कहाँ पे होते हैं? एंटीरियर पाइट्यूटरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ और नोज, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द यूनिफेरस। तो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ और नोज के अंदर बाउमेन ग्लैंड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में भी ये पूछा गया है, बाउमेन ग्लैंड आर फाउंड इन। बाउमेन ग्लैंड कहाँ पे मिलेंगे? जक्स्टामेलुलर नेफ्रॉन, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, एक्सक्रीटरी ऑडिटरी, कॉर्टिकल। तो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम डार्क टू लाइट वी फेल टू सी फॉर सम टाइम बट आफ्टर ए टाइम विजिबिलिटी बिकम नॉर्मल, इट इज एग्जाम्पल। आप बहुत ही डार्क में और एकदम लाइट के अंदर जाते हो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता एक टाइम के लिए, बट धीरे धीरे नॉर्मल होते ही आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। ये किसका एग्जांपल है? एकोमोडेशन का, अडेप्टेशन का, म्यूटेशन का, फोटो पीरियडिज्म का। ये एग्जांपल है अडेप्टेशन का। कुछ टाइम के बाद में आपके आइज अडेप्ट कर लेती है उस लाइट को। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 64, यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन कॉर्निया। ह्यूमन कॉर्निया का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा? यहाँ पर उसके लिए स्टेटमेंट बतानी। इट इज सीक्रेटेड बाय कंजुगेटा एंड ग्लैंडुलर लेयर, इट इज ए लैक्रिमल ग्लैंड विच सीक्रेट टीयर्स, ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन कॉर्निया, इन ओल्ड एज इट बिकम्स द कॉज ऑफ कैटरैक्ट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कॉर्निया के लिए, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है कॉर्निया के लिए। तो यहाँ पे जब बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, इन द केमिस्ट्री ऑफ द विजन इन मेमल द फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड। फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन, मेलेनिन, स्क्लेरोटिन या फिर रेटिनॉल। रेटिनॉल तो आएगा, रेटिनॉल तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। रोडोप्सिन जो है वो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाय। जो आई के अंदर लाइट रेज आती है वो कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल करता है, आइरिस, कॉर्निया, लेंस। तो वो कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल। प्यूपिल डायलेट हो सकता है या फिर वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो सकता है, तो मेनली प्यूपिल यहाँ पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट। रेटिना मोस्ट सेंसिटिव कहाँ पे होती है? ऑप्टिक डिस्क में, पेरिफेरी में, मैकुलर ल्यूटियम में या फिर फोविया सेंट्रलिस में। तो मोस्ट सेंसिटिव होती है फोविया के अंदर, जहाँ पे आपके कोन्स मिलते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू। आइरिस का फंक्शन क्या है? आइरिस जो होती है उसका क्या फंक्शन है? मूव लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, रिफ्रैक्टिव लाइट रेज, ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ आईलिड या फिर आउट ऑफ द साइज ऑफ प्यूपल। तो आइरिस मसल्स क्या करती है? हमेशा जो प्यूपिल होता है उसके साइज को अल्टर करती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आइरिस इज ए पार्ट ऑफ, आइरिस जो है वो किस चीज़ का पार्ट है? स्क्लेरोटिक का पार्ट है, कोरोइड का पार्ट है, कोरोइड एंड रेटिना का पार्ट है या फिर स्क्लेरोटिक एंड कोरोइड का पार्ट है। तो जो आइरिस है वो स्क्लेरोइड एंड कोरोइड का पार्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, सेंसिटिव पिगमेंट लेयर ऑफ आई इज। सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर आई की कौन सी है? कॉर्निया है, रेटिना है, स्क्लेरोटिक है, आइरिस है। तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा रेटिना पे तो हमें मिलते हैं रोड्स, कोन्स वगैरह सब कुछ। तो ये सब कुछ था इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।